खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 8 रजबुल मुरज्जब 1444 जरीद जनवरी की 31 तारीख सन 2023। और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें आप लोग के मैसेज के साथ अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और एक और सुबह जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि निस्बतन जरा कम ठंडी सुबह है जो कि इस वक्त ये चल रही है। 7:23 हो चुके हैं और इस गाने को हम यहाँ पर रोकते हैं और आतिफ असलम और गुलपाना का शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आपने जो है ये बड़ा जबरदस्त गाना जो है वो प्रोड्यूस किया। ऑलराइट जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के ट्वीट भी मेरे सामने मौजूद हैं एंड ऑफ कोर्स अखबार भी आज के सामने, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग आज का अखबार जाहिर है। एक बहुत तवील अरसे बाद एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला पाकिस्तान में हुआ। पेशावर एक बार फिर से दहशतगर्दों के निशाने पर और मस्जिद में नमाज के दौरान खुद कुछ धमाका हुआ है और कल-अदम तहरीक तालिबान ने जो है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बहरहाल जी जो है वो जैसे कहते हैं ना कि मजम्मतें जारी हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जो चल रहा है सिलसिला, लेकिन फिर वही सवाल पूछने में आता है कि आखिर ये एक बार फिर से चीज़ें क्यों सर उठा रही है। भाई हैसियत आवाम हमारा इतना हक तो बनता है ना, हम किसी से तो पूछ सकते हैं ये बात कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है। वो कहते हैं जी केपी की हुकूमत जो इतने साल खराब चला के गया उसकी वजह से हो गई। बाज़ लोग कहते हैं कि यार हमारा सिक्योरिटी अपैरेटस क्या कर रहा है। सो ये अभी पूरा दिन कल जो है ये ब्लेम गेम चलता रहा और इस ब्लेम गेम के चक्कर बिकॉज ज़ाहिर इस वक्त मुझे तो ऐसा लगता है सबका बिल्कुल जो ध्यान है वो किसी और ही तरफ लगा हुआ है। और जाहिर है जब मुल्क में अंदरूनी खलफिशार होगा तो फिर जब जहाँ पे आपका दिन का बेशतर हिस्सा जो है वो नॉनसेंस चीज़ों पे लग रहा होगा तो फिर उसका फायदा तो दुश्मन आपके उठाएंगे और जिसने भी किया है बहरहाल ये कर दिया। और अब इसकी इस जो है वो धमाके की जो उसकी जो सियासी बाज़गश्त है वो आने वाले कई महीनों में जो है वो आपको सुनाई दी जाएगी। बहरहाल जी और क्या सिलसिला है और ये सीन है दैट आप लोग के मैसेजेस पे मैं नजर डालता हूँ एंड लेट अस स्टार्ट। कौन है जी हमारे पास? अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अदील योर ओपिनियन अबाउट दोज लॉयर्स हु ऑलरेडी नो दैट देयर क्लाइंट्स एंड क्रिमिनल आर क्रिमिनल्स बट दे प्रूव देम इनोसेंट इन कोर्ट, डू दे जस्टिफाई विद देयर प्रोफेशन। ये एक ज़ाहिर है बड़ा अच्छा सवाल है और कोई वकील जो है वो इसका जवाब बड़ा अच्छा दे सकते हैं कि भाई आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है उसने जुर्म किया है और वो मुजरिम है, मुल्जिम भी नहीं है, मुजरिम है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं उसको डिफेंड करते हैं और ये सब सिलसिले करते हैं। सो ये बात कैसे जस्टिफाई आप कर सकते हैं इसको? सो ये हो सकता है कि एक तरीका तो ये होता है कि अगर फर्ज करें द मुल्जिम हैज प्लीडेड गिल्टी तो आप उसको कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करते हैं। बट इफ ही हैज प्लीडेड नॉट गिल्टी यानी वो कहता है कि नहीं मैंने ये जुर्म जो है ये नहीं किया, तो फिर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। आप कहीं पे आप वाकई समझते हैं कि वाकई उसने जुर्म नहीं किया होता और आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्राइमल फियर रिमेंबर, लेकिन वो असल में मुजरिम होता है। सो पता नहीं यार क्या कह सकते हैं। ओके जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं मारने वाला भी शहीद, मरने वाला भी शहीद, दोनों के पास दिफा में कुरानी आयात मौजूद। क्या इस जुर्म की FIR कटेगी किसी मजहबी चूरन बेचने वाले के खिलाफ? कौन हमारे यहाँ इसमें तो ज़्यादा दहशतगर्दी की दफात, लेकिन वाकई यही देखना पड़ेगा कि ये जो तकफीरी सोच हमारे यहाँ फैलाने वाले लोग हैं, कभी इनके खिलाफ, इनके फतवों के खिलाफ, इन पर जस्टिफाई करने के खिलाफ, इनके खिलाफ फतवे दे के भी इफ्स एंड बट्स लगाने वालों के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं। सर बड़े रिस्पेक्टेबल लोग होते हैं हमारे माशरे के वो लोग। फराज कहते हैं शॉकिंग इंसिडेंट, क्या ज़रूरत है कि अगर वो अपने आप को TTP कहें तो हम मीडिया भी उन्हें इसी नाम से मेंशन करें? इंप्रेशन जाता है कि TTP के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट तंजीम है, हालांकि ये काफिर हैं, नमाजियों को मारते हैं, इनको सिर्फ TTP द टेररिस्ट पार्टी कहें। ओके ठीक है, ये अभी बड़ी इसके नीचे अब्दुल रज़ाक साहब ने जवाब दिया हुआ है कि वो अपनी चीज़ों की जस्टिफिकेशन भी के लिए जो है वो आपकी स्क्रिप्चर्स को इस्तेमाल करते हैं। सर वो आप ही की किताबों को और उसी के रेफरेंसेस देते हैं, ये जो ब्रेन वॉश किए जाते हैं उसकी बुनियाद पे। सो बहरहाल बाकी काफिर क्या सिलसिला ये तो खैर अल्लाह ताला डिसाइड करेंगे, लेकिन बस एक है वो एक फलसफे को तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम। जहाँ हिंदू इंतहा पसंद तंजीम कहने को तैयार हैं तो फिर हम मुसलमान इंतहा पसंद तंजीम कहने पे हमें
हमें क्यों मसला हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही बात. मैं समझ नहीं पाया आपका मैसेज, मैं शायद समझ नहीं पाया आपका मैसेज, मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा जी, इसके अलावा मोहसिन कहते हैं गुड मॉर्निंग, यस्टरडे समवन वाज सेइंग 5th फरवरी शुड बी सेलिब्रेटेड विद द सेम एंथुसियाज्म. वल्लाह आलम, इस साल 5th फरवरी को पाकिस्तान सॉलिडेरिटी होना चाहिए. बहुत बुरा हाल कर दिया है जालिमों ने, तबाही के दहाने पर खड़ा है मुल्क. बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छी बात की है. मोहसिन खुद मकबूजा कश्मीर में रहते हैं और कहते हैं जी हमें पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे मनाना चाहिए. अब तो पाकिस्तान का इन लोगों ने ये हाल कर दिया. बहुत अच्छी सोच लेकर आया वैसे मोहसिन, वाकई सीरियसली यार हमें जरूरत है इस वक्त दुनिया भर की सॉलिडेरिटी की, जिस नहज पे हमको लाके इन लोगों ने जो है ना वो खड़ा कर दिया है. एंड देन मोहम्मद अब्बास कहते हैं हाई, दिस अटैक विल डेफिनेटली इफेक्ट shape of PSL. One thing I would like to ask, previously Americans used our bases for drone attacks and in return TTP counter attack our forces. What's our problem with TTP apart from controlling our borders with barbed wire की मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं. TTP को अपना बदला लेना है हमसे और ज़ाहिर है नुकसान पहुंचाया है हमने, पाकिस्तान से ही भागकर ये लोग वहां पर गए. और दूसरा यार मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि आई मीन यू आर एक्सपेक्टिंग अफगान्स, अगर आप समझ रहे हैं कि अफगान आपके साथ सिंपैथेटिक होंगे इस पूरे मामले में, ऐसा होगा नहीं. वो एक अलग बात हो सकती है कि जी क्या मसला हुआ है, क्या हुआ है, अफगान हमसे क्यों सब हमसे क्यों नाराज रहते हैं, हमारे सारे पड़ोसी हमसे क्यों लड़ते रहते हैं. लेकिन वो एक ज़ाहिर डिस्कशन है अपनी जगह. लेकिन जो अफगान का सीन है, अगर आप समझ रहे हैं कि वो आपके साथ सिंपैथेटिक होंगे इस पूरे मामले में, वहाँ पे कोई भी हुकूमत आएगी. हमने तालिबान वाला सीन भी देख लिया कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. अब ये देखते हैं कि तालिबान ने, अब आपको पता है अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं. इन्होंने अपने बयान में ये बोला है कि उमर खुरासानी की जो मौत हुई थी उसका बदला जो है वो लिया, और ये एक सीरीज है जो कि धमाकों की वो पाकिस्तान में करेंगे बदला लेने के लिए. अब वो जो हमारे इस्लाम के अलमबरदार, हमारे बहुत सारे दोस्तों की आइडियल हुकूमत जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, वो इस हवाले से क्या करेगी. हमारे देखे ना, हमारे जहां भी असर होता है भाई अफगानिस्तान में बड़ी जबरदस्त हुकूमत चल रही है तालिबान की, जाकर रह लो वहां पे ना, जाओ यार उधर जो है कि रहो ना, पता चलेगा तुमको, जाओ गो लिव देयर यार. ठीक है, अमन है, बहुत अमन है भाई. सोने की डली सर पे लेके कंधार से काबुल चले जाओ, जाओ गो स्टार्ट लिविंग देयर. वाकई मैं ये गलत बात नहीं है, वहां पे अमन होगा, सुकून होगा, जाओ यहाँ पर स्टार्ट लिविंग देयर यार. तो वो अब देखते हैं अब तालिबान इस पे किस तरह, अब TTP पे क्या वहां पे इतना बड़ा हमला हो गया. सबसे पहले तो सवाल होता है कि पाकिस्तान फौज क्या करने वाली है. अब हमारा क्या इस पे स्टैंड होगा, क्या हम सिर्फ वो कंडेम करेंगे, सख्त मजम्मत कड़ी निंदा करेंगे इसमें, या फिर कोई हमें कुछ करना भी है एक्शन वैक्शन इस चीज के हवाले से. लेट्स सी. जावेद साहब कहते हैं KPL सेंड्स लीगल नोटिस टू स्पॉन्सर किंगडम वैली फॉर रिफ्यूजिंग टू पे 130 मिलियन रुपीज. हाँ, ये फड्डे चल रहे हैं यार. ये KPL जो है ना, कश्मीर प्रीमियर लीग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये यार ये इसको रहने दें इस लीग को. ये पहले एडिशन से अंदाजा हो गया था कि इस लीग में ना कुछ मसले हैं, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना, उन्होंने भी, लाला भी हमेशा यही कहते थे यार ये अच्छी ऑर्गेनाइज लीग नहीं है भाई, ये इसमें डाउट्स हैं काफी. सो बहरहाल ये है सिलसिला. चलें जी. महनाज कहती है गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल. यस्टरडे वाज अ टायरिंग डे, ड्राइविंग इन द रेन एंड द रश फॉर द नेक्स्ट वन. सियालकोट इज लाइक माय सेकंड होम एंड वेरी क्लोज टू माय हार्ट. गिव माय लव टू माय किड्स एंड हबी नवीद बेग. जबरदस्त जी, सबको महनाज की तरफ से सलाम एंड आई होप यू आर हैविंग अ गुड स्टे देयर इन सियालकोट. नाइस प्लेस. फारूक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप मेरी बर्थडे में मेरी उम्र का सही अंदाजा नहीं लगा सके. आज शादी की 31वीं सालगिरह है, विश कर दें. मैं आपका इम्तिहान नहीं लूंगा, बच्चे को शो से पहले ही बहुत काम करने होते हैं. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपने पूरी लिस्ट लिख दिया उन कामों की. तो चलें भाई, आपको शादी की बहुत बहुत सालगिरह मुबारक. माशाल्लाह 31 साल आपकी शादी को हो गए हैं. सो अल्लाह ताला आपको जो है वो जो बाकी मानदा जिंदगी है ज़ाहिर है उसमें भी खुशियों के साथ आपका जो है वो अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजरे, और बहुत सारी मुबारकबाद. एंड आई होप यू गाइस विल हैव अ वंडरफुल डे टुडे. कांग्रेचुलेशंस. लिए चलते हैं आपको अभी एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. ऑलराइट, अगर हम बात करें एविएशन के हवाले से, जहाजों के हवाले से बात करते हैं, एरोप्लेन. ऑलराइट, और एरोप्लेन में अगर हम देखें कि दुनिया के जो सबसे, जिसे कहना चाहिए ना कि लैंडमार्क जहाज, यानी जिन्होंने जो कहते हैं ना जो एविएशन का कोर्स सेट करते हैं, उनमें से देखिए कुछ जहाज होते हैं ना, जैसे कि हर जहाज की अपनी एक होती है. कॉनकॉर्ड एक जहाज था, जबरदस्त आया था. और उसके अलावा A380 रिसेंटली एक ऐसा जहाज था कि जो कि वाकई डबल डेकर जहाज, कितना बड़ा एक मास उड़ता हुआ जा रहा है एंड अमेजिंग. और एक और जहाज गालवन जो कि इस लिस्ट में, जिसको क्वीन ऑफ द स्काईज कहा जाता है, यानी आसमानों की मलका. आपको पता है किस जहाज को कहते हैं?
वो कहते हैं बोइंग 747, जिसको हम हुर्फे आम में जंबो जेट के नाम से जो है वो पहचानते हैं. और मैं इस जहाज का क्यों जिक्र कर रहा हूँ? मैं इस जहाज का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज जंबो जेट जो कि 1968 में पहली बार आसमान पे उड़ा था और उसकी प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुई थी. और इस जहाज को ये क्रेडिट दिया जाता है कि इसने जो एविएशन है उसको अवामी बना दिया. यानी द कॉस्ट ऑफ द टिकट्स वेंट डाउन क्योंकि सो मेनी पीपल कैन ट्रैवल इन वन गो. और और उसमें जो उसका यूनिक सा लुक था, उसके ऊपर एक ऊपर डेक हुआ करता था जिसमें किसी को इकोनॉमी करनी है तो इकोनॉमी कर ले, कोई फर्स्ट क्लास करना चाह रहा है, बिजनेस क्लास करना चाह रहा है, जो भी आप कहना चाहते थे. सो जहां पे बहुत सारे लोग जो कि एविएशन से दूर थे वो एविएशन की तरफ आ गए, उन्होंने जहाज में फ्लाई करना शुरू कर दिया. वहां पे जो बिजनेस ट्रैवल था उसको भी एक नई जहद मिली बिकॉज जहाज में जगह इतनी हुआ करती थी दैट यू कुड हैव मोर कंफर्टेबल सीट्स एंड ऑल. सो एक जमाने में हमारे यहाँ भी पीआईए का भी वो बेड़ी बेड़े का जो बहरी बेड़ा जो फजाई बेड़ा था उसका बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था ज़ाहिर है जंबो जेट. मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जंबो जेट जो 1969 में, माफ में 68 का था, 1969 में पहली बार जो है इसने परवाज भरी थी. उसका आखिरी जहाज जो है वो असेंबली लाइन से बनकर निकल आया है. और आप जानते हैं बोइंग जो है वो दुनिया की बड़ी एविएशन कंपनी. दुनिया में एविएशन इज डोमिनेटेड, मैं कमर्शियल एविएशन की बात करूं, इज डोमिनेटेड बाय टू कंपनीज जिसमें ऑफ कोर्स यूरोपियन फ्रेंच एयरबस है और अमेरिकन जो है वो बोइंग है. और बोइंग 747 सियाटल बेस्ड कंपनी है और इनका जो आखिरी 747 है विच इज अ फ्रेटर. बाय द वे फ्रेटर से मुराद ये है कि जो कि सामान कैरी करता है, कार्गो जहाज जिसको कहते हैं, वो असेंबली लाइन से जो है वो निकल गया. और अब ये एटलस एयर नामी एक कार्गो एयरलाइन है जिसको ये हैंड ओवर कर दिया जाएगा. और उसके बाद से अब कोई भी नया 747 नहीं बनेगा. सो दैट्स द एंड ऑफ एन ईरा, नॉट जस्ट फॉर द बोइंग एविएशन कंपनी बल्कि जो एविएशन की अगर हम ओवरऑल बात करें. अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 747 अब परवाज भरना छोड़ देंगे. अभी भी दुनिया में बहुत सारे 747 जो है वो इस्तेमाल में हैं और बहुत सारे 747 जो हैं वो कार्गो में खास तौर से, क्योंकि वो इतनी स्पेस कैरी कर सकता है ये जहाज कि ये अभी भी आइंदा चंद दहाइयों तक आपको जो है वो एक्शन में नजर आ रहे होंगे. स्पेशली जो आखिरी जहाज अभी बना है ये तो फिर आप देखिएगा कि इसमें तो कितने साल ये अभी उड़ता रहेगा. लेकिन अब कोई नया जहाज नहीं बनेगा क्योंकि अब एविएशन का मिजाज जो है ना वो तब्दील हो गया. अब ये जैसे भी आप कहें 747 की जितनी भी मैं कसीदा गोई कर लूं, बट इट वाज ऑलवेज अ वेरी एक्सपेंसिव एरोप्लेन टू ऑपरेट. लाइक उसकी अगर मैं इंजन की एफिशिएंसी की बात करूं, बिकॉज अब जो दौर आ गया है वो आ गया है स्मार्टर, लीनर, मोर एरोडायनेमिक, और जो उनके इंजन्स वगैरह एंड ऑल वो काफी एफिशिएंट जहाजों का वक्त आ गया है. और कोशिश ये की जाती है कि कम से कम फ्यूल जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए. बल्कि अब तो खैर नेक्स्ट लेवल पे फ्लाइंग जा रही है, रिन्यूएबल्स की बातें हो रही हैं कि जहाज रिन्यूएबल पे कैसा चल सकता है. हाल ही में जीरो एमिशन फ्यूल जो है वो उन्होंने यूज किया. एमिरेट्स ने अपना एक पूरा इंजन जो है वो उस पर चलाया बोइंग 777 का. सो कहानी तो काफी नेक्स्ट. उस मुकाबले से अगर आप देखें तो 747 बोइंग को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि यार अब ये 747 ये बड़े जहाजों वाली जो गेम है ना ये अब खत्म हो रही है. यानी A380 भी अगर आप देखें वो इतना सक्सेसफुल, जो कि एयरबस ने अपना डबल डेकर जहाज बनाया था, वो कोई इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा नहीं था. और काफी सारे फिर ऑर्डर्स भी आपको पता है कुछ साल पहले जब एमिरेट्स ने कैंसिल कर दिए थे, इसका मतलब ये था A380 की गेम इज ओवर नाउ. अब ज्यादातर एयरलाइंस जो है वो जाहिर है वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पे लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स यानी लंबी फ्लाइटों के लिए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट तो चाहिए उनको, लेकिन ज्यादा एफिशिएंट एयरक्राफ्ट चाहिए जिसमें ऑफ कोर्स आप जानते हैं 787 है, ड्रीम लाइनर है. बोइंग का इस वक्त जो आप कह सकते हैं, देखो 737 तो उनका बनता जा रहा है, वो जाहिर है वो 737 मैक्स के उस वाकये के बाद तो वो उसके बाद उन्होंने काफी नुकसान हुआ था बोइंग को, लेकिन एक बार फिर से वो अब इस ये शॉर्ट हॉल मार्केट जो है उसमें तो 737 मैक्स है उनका, लेकिन लॉन्ग हॉल में ऑफ कोर्स 787 इज देयर, ड्रीम लाइनर इज देयर फ्लैगशिप, जिसमें एयरक्राफ्ट जिसमें बड़ी जबरदस्त मॉडिफिकेशंस आ गई. इट्स अ वेरी एफिशिएंट एयरक्राफ्ट एज वेल. दूसरी जानिब एयरबस भी आप जानते हैं इनका A320 नियो जो है दैट्स अ वेरी 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 पॉपुलर एयरक्राफ्ट नाउ. और इसके अलावा A350 अगर आप वाइड बॉडी याद है हमने जिक्र किया थोड़े दिनों पहले कि जिसमें 2 आइल्स होती हैं, जिसमें जो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस होती है 2 साइड्स पे होती हैं और 3 या तो साइड्स पे होती हैं, 4 मिड होती हैं या 3 मिड होती हैं, इस तरह करके जो होते हैं 2 जिसमें गलियां होती हैं चलने की. सो या आई जस्ट थॉट इट्स अ बिग डे लाइक 747 आखिरी 747 तैयार होके इस वक्त डिलीवर हो रहा है. सो आई जस्ट थॉट आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन किया जाए. ठीक है जी, गुड. चलें जी, अभी क्या ख्याल है, अभी हम बढ़ते हैं
और देखते हैं आप लोग के मैसेजेस पे जरा नजर डालते हैं. हसन इकबाल साहब कहते हैं पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इस बारे में किसी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है. हालात दूर दूर तक बेहतर होते नजर नहीं आ रहे. हाँ बिल्कुल जी, हमारे जो भी दुश्मन थे, जो भी पाकिस्तान को चलाने वाले हैं, वो इस चीज में कामयाब जरूर हो गए हैं कि लोगों ने जो होप है, जो उम्मीद है ना, वो छोड़ दी है. अब देखते हैं क्या होता है. डॉक्टर कलीम कहते हैं इस वाकये के जिम्मेदारों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा. 75 साल कदीम जुमला. हाँ, वो आईनी हाथ वो किसी स्टील मिल्स में बन के दे नहीं पा रहे हैं. हमने वो स्टील मिल्स भी अभी बनी जिसपे वो आईनी हाथ जो है वो बनने हैं. तो लेट्स सी क्या होता है. इसके अलावा पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम ब्रदर एंड लिसनर्स. जबरदस्त पीर साहब ने कराची में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस की तस्वीर शेयर की है. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बहरहाल की है आपने सर. बड़ी खूबसूरत बसें सड़क पे चलती हुई नजर आ रही हैं. अल्लाह करे हम इनको संभाल के रख सकें. शहजाद जो है साहब कहते हैं सुबह बखैर, सनराइज मॉर्निंग आफ्टर 2 days रेन. पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं. बिल्कुल जी, जोया साहब ने मजम्मत की है इसकी. जुल्फी साहब कहते हैं डिप्रेसिंग डे, नो गुड न्यूज ऑन फाइनेंशियल फ्रंट एंड नाउ टेररिज्म रीस्टार्टिंग. अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए भाई. मुनीर साहब कहते हैं प्लीज हेल्प, आई हैव लॉस्ट द नेशनल बैंक चालान ऑफ 2019 व्हिच SPSC is asking me to submit. Since it was in NBP, so there is no computerized record available. I am ready to repay challan, but they need the old one. I have visited the bank, but no help. Don't even expect कि नेशनल बैंक या किसी भी बैंक से आपको इतने पुराने डॉक्यूमेंट की वो हेल्प मिलने वाली है. सर मैं काश इसमें आपकी कोई मदद कर सकता. मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताएं. मैं आपका ट्वीट रीट्वीट कर देता हूँ अगर कोई अल्लाह का बंदा. ये SPSC क्या है ये, मैं ये भी चेक कर लूँ जरा एक सेकंड. दिस इज सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन. या अल्लाह खैर, आप भी किस डिपार्टमेंट पे लेके जा रहे हैं सर हमको. बस सर अल्लाह आपकी मदद करे, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ सर. ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं पेशावर की गमगीन सुबह से सबको सलाम. अल्लाह ताला रहम करे जी हमारे हालात पर. एंड देन हसान शेख कहते हैं इफ यू रिप्लेस W इन वेयर, व्हाट एंड व्हेन, देन विथ T, देन यू गेट द आंसर टू द क्वेश्चन. वाह यार, चीता भाई तू, जबरदस्त. इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं Inemuri is a Japanese practice of sleeping at work. This can be in a meeting, on the way home, even waiting for the train after a big night out. Inemuri is a fascinating phenomenon found only in Japan, which is considered great for mental health. अच्छा, यानी अपनी ऑफिस डेस्क पे जो है वो सो जाएं. यानी आप काम कर रहे हो, फिर सो जाएं, उठें और फिर काम करना शुरू कर दें. यार इससे जापानी कहाँ पहुंच गए आप मुझे बताएं ना. सवाल ये पैदा होता है कि क्या बहुत तरक्की की जापान ने, बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं, लेकिन टॉक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. आई मीन आपको पता होगा कि जापान में डिप्रेशन का सीन क्या है और सुसाइड्स एंड ऑल. उसकी इनामुरी जगह मुझे वजह लग रही है उसकी. डॉक्टर साहब घर ही नहीं जा रहे यार अपनी. ये तस्वीर देखें आप लोग यार. ये मैं रीट्वीट कर देता हूँ, देख लें आप लोग. ठीक है जी. इसके अलावा बासित यूनुस साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, आमीन. इसके अलावा हसान शेख कहते हैं फ्रेंच फ्राइज आर फ्रॉम बेल्जियम. भाई ये तो मुझे पता है बात. पहली तुमने बात बताई जो मुझे पता है, जो किताब से देख के तुम बताते हो. पहली बात पता है मुझे, फ्रेंच फ्राइज आर फ्रॉम बेल्जियम. अच्छा जी. एंड देन आसिम मंसूर साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू. रिजवान इरशाद साहब ने BBC उर्दू की कौन सी खबर शेयर की है भाई. तहरीक तालिबान. हाँ, ये मुझे अभी पता चला है. ये तहरीक तालिबान ने इस हमले से जो है वो ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया. अब देखते हैं कौन इससे ताल्लुकी का ऐलान करता है. शुरू में तो आ गई थी खबरें जी, बाकायदा उनकी तो स्टेटमेंट नजर आ गई थी. अब वो कहते हैं नहीं जी हमारा नहीं है. फिर अब सुने ISIS जिम्मेदारी कबूल कर रहा है. ये असल में लगता है कॉन्ट्रैक्ट भी, वाकई कॉन्ट्रैक्ट पे काम होते हैं ये बंदा तैयार करके कोई थर्ड पार्टी भेज देती है और फिर पीछे कोई जिम्मेदारी जो है ना वो उसकी कबूल कर लेता है. इसी तरह चलता है ये, आपको पता है. ये बड़ी, मुझे ऐसा लगता था कि यार हमारी जो दहशतगर्दी, ज़रबे अज़ब और बाकी जो हुए थे हमारी, वो ऐसा लगता था कि यार हमने ना क्रैक कर लिया है ये इस नेक्सस को और इस नेटवर्क को. आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ये जो हमने क्रैक किया था ये एक बार फिर से चीज़ें सर उठाने लगी हैं. तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है. और हमें सुना था जी वो बाड़ लगा दी जाएगी बॉर्डर पे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उससे बड़ा फर्क पड़ने वाला है चीज़ों पे. लेकिन थिंग्स आर, इट लुक्स लाइक दे आर बैक टू स्क्वायर वन नाउ. और खैर अल्लाह ना करे कि बैक टू स्क्वायर वन हो और कभी उस तरह के हालात हों. लेकिन वाकई काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि दिल बर्दाश्ता हुए हैं कल के हालात. यानी कि एक होता है ना ओवरऑल माहौल एक ऐसा हो गया. यानी वाकई किसी ने अभी थोड़ी देर पहले ये मैसेज किया था कि यार कहीं तो कोई ऐसी खबर आ जाए ना कि जहां से हम ये कहें कि यार चलो यही सही है. और आप व्हेन यू ऑनेस्टली कंपेयर योरसेल्फ विद अ ईयर बैक, आई मीन कहाँ थे हम, कहाँ आ गए हम, क्या किया है यार. सीरियसली यार समझ में नहीं आ रहा. शैला अकील कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू. एंड मुबीन साहब प्रेयर्स फॉर पेशावर. जवेरिया सेज गुड मॉर्निंग. शहजाद साहब भी सबको सलाम कहते हैं. देन
खिलजी साहब जो है वो ये कहते हैं, अच्छा जी वो लॉयर वाला सवाल पूछा गया था जिस पे अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं कि जी लॉयर्स जिनको पता होता है कि उनका क्लाइंट जो है उसने कोई जुर्म किया है तो वो उनको पता होता है तो उसको क्यों डिफेंड करते हैं. अच्छा जी खिलजी साहब कहते हैं द बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रॉन्ग. कोर्ट्स आर नथिंग मोर देन बट सोशल गटर. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग क्लीन बट जस्ट अटर फिल्थ. Yes, the lawyers are having first-hand knowledge of truth, but if not beforehand during the proceeding, they do learn. Everyone has the right of defense, like Adil said. If admit guilt, then strive for minimum punishment, but that's hardly a scene to be seen. We don't admit something to be unlawful when did ourselves. There are many approaches where litigation can be shortened. Unnecessary malicious cases can be penalized, but will not happen. Wondering why. वो तो एक आई थिंक आपने बिल्कुल आपने जो खिलजी साहब बहैसियत एक वकील आपने पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है उसकी तरफ अपनी चार्जशीट तो जरूर यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट की है. लेकिन जो उनका सवाल था वो ये था कि जब आप फर्ज करें कि आप एक वकील हैं और आपको पता है, जैसे मेरे सामने भी एक यही केस हुआ था कि जो हम सबको पता था जो मेरी गाड़ी का टैग जिसने चोरी किया था वो उसने पैनल जिसने चोरी किया था वो एवरीबडी न्यू. लेकिन वो वकील जिस अंदाज से उसने इस पूरे मामले को घुमाया था तो उसने क्या किया था कि बेसिकली उसने पुलिस, अच्छा वो जो बंदा था जो चोर था उसकी इससे पहले माशाल्लाह 8 FIR कट चुकी थी. बड़े फख्र से वो बता रहा था और हर दफा वो बेल लेकर आ जाया करता था. और वही वकील होता था उसका. और वो उस वकील को भी पता था कि ये खानदानी चोर है और कुछ नहीं कर सकते इसका. वो बाप उसका वो कबायली इलाके टाइप जो ड्रेस होता है वो पहना हुआ, हाथ में उसकी तस्बीह थी और वो अफगान थे. वो ज़ाहिर है वो तस्बीह जो थी वो उसकी चल रही थी, वहीं सोराब गोड की तरफ के रिहायशी थे. और वकील को भी पता था कि ये चोर है, लेकिन वो ऐसा घुमाता था, वो पुलिस की रिपोर्ट को ऐसा घुमाता था वो कि यार कोई मसला ही नहीं बचता था. सो ये बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि उनका ज़मीर कैसे गवारा करता है. मेरे ख्याल से 2-3 दफ़ा ज़मीर मलामत करता होगा, उसके बाद ज़मीर मर जाता होगा, फिर वो उसके बाद लड़ लेते होंगे वाले केस. चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा डॉक्टर अफीफा रफ़ी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. आज इनाया और उज़ैर का स्पोर्ट्स डे है. हेडिंग टू मुइन खान एकेडमी, दैट इज़ ग्रेट, एंजॉय योर टाइम. और जायदा कहती हैं भावलपुर में इस वक्त शदीद धुंध का समा है और सर्दी बामे उरूज पर है. बस ये आखिरी दिन है सर्दियों के, इनको एंजॉय कर लें. और शाहरुख खान ने तस्वीर भेजी है. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सर विव रिचर्ड्स डॉटर गॉट मैरिड. ऑलराइट, सर विव रिचर्ड्स डॉटर, आपको पता ना इनकी और नीना गुप्ता की ये साहबजादी है. सो ये उनकी शादी हो गई है. दैट्स वेरी नाइस. अभी ले चलते हैं आपको एक सॉन्ग की जाने, बिकॉज देयर इज नो कमर्शियल ब्रेक राइट नाउ. इंटरेस्टिंग. सो मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग. 54 is the time. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. शाहीन गुड मॉर्निंग. इसके अलावा मलिक जरीन अवान कहते हैं क्या ये सच है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे कम भेजे हैं जब से PDM आई है. ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे कम भेजने की जो एक वजह है वो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो डॉलर का रेट है उसका डिफरेंशियल है. अब ये ओपन मार्केट ये जो इनकी हरकतें थी जो इन्होंने रुपये की कदर को फिक्स कर दिया था, जो को मुंजमद कर दिया था, उसकी वजह से लोग बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. आपको उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह इस महीने तो नहीं, नॉट इन जनवरी, लेकिन फरवरी के महीने से आपको रेमिटेंसेस के नंबर में थोड़ी सी बेहतरी जो है वो नजर आ सकती है. लेट्स सी वेदर दैट वर्क्स आउट और नॉट. RDA के भी रेट को, रोशन डिजिटल अकाउंट के रेट को भी जो है वो इंक्रीज किया गया है. सो इसका ताल्लुक हो सकता है, इसका ताल्लुक PDM से हो, लेकिन आप इसलिए तो पैसे नहीं भेजते ना पाकिस्तान के. इमरान खान आ गए मैं इसलिए पैसे भेजूंगा, या नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं जो पेरिस में रहते हैं वो कहेंगे मैं इसलिए पाकिस्तान पैसे भेज रहा हूँ बिकॉज मियाँ साहब आ गए या मरियम बीबी वापस आ गई है. मेरे ख्याल से वो तो और नहीं भेजेंगे पैसे, उनको पता है गेम, तो वो तो नहीं भेजेंगे पैसे. तो ये अब लोग सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर पैसे नहीं भेजते. लोग अपने घर वालों को हेल्प करनी है, वो तो चाहे इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या गंगू तेली हो, कोई भी हो, घर तो पैसे भेजेंगे, लेकिन वो किस चैनल के थ्रू, किस रास्ते से पैसे भेज रहे हैं वो तब्दील हो जाता है. तो आप देखते हैं कि क्या दोबारा ये राह रास्त पर आते हैं और पैसे पाकिस्तान आना शुरू होंगे. दैट रिमेन्स टू बी सीन. चलें जी, हमारे दोस्त उस्मान रिजवान जो है वो हमारा प्रोग्राम इस वक्त ऑन्टेरियो कनाडा में सुन रहे हैं, जहां पे इस वक्त दर्जा हरारत -6 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस है. और कुछ बर्फ भी मैंने सुना है, बड़ी बर्फ पड़ी है पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले, और जबरदस्त सीन है जी. ओके, जल्दी से आज के अखबार में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सारे आज काफी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज तमाम अखबार में जो सफ़े अव्वल पर खबर है, नेचुरली दैट इज अबाउट पिशावर ब्लास्ट. पाकिस्तान में दहशत गर्दी,
आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दिस थिंग वाज वेटिंग टू बी हैपन? वी वर जस्ट वेटिंग फॉर अ बिग एक बिग एक्सीडेंट, एक इंसिडेंट जो है वो होना था. और कल जब सुना मस्जिद को हमला किया गया, और हमले की वजह से कहते हैं जी वो छत नीचे आके गिरी है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा जानी नुकसान जो है वो हुआ है. पुलिस लाइंस में नमाज के दौरान खुद कुछ धमाका, 61 शहीद, 170 जख्मी. जोहर की पहली सफ में बम्बार ने इमाम के तकबीर पढ़ते ही खुद को उड़ा दिया. इमारत मुनहदिम, 400 के करीब नमाजी. शोहदा में 3 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार समेत 40 पुलिस एहलकार जो हैं, खातून और दीगर शामिल हैं. 33 की नमाज जनाजा. SSP भी जख्मी, कई की हालत नाजुक. रात तक 4 अफराद मलबे के नीचे, अस्पतालों में इमरजेंसी है. कलअदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल कर ली. देखिए आज अखबार में भी लिखा हुआ है, लेकिन अभी TTP की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने जो है वो मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने इसकी, और कहा है कि जी मस्जिदों में और मदरसों में जो है वो हम हमले नहीं करते. ठीक है जी, सब लोग पेशावर पहुंच गए हैं, जख्मियों की इयादत हुई है. बिलावल जो है वो अपने दुनिया के दौरे पर हैं, वहाँ पे रूस पे पहुंचे हुए थे, वहाँ पे सरगेई लावरोव से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने वहाँ भी मजम्मत की है, और इमरान खान ने भी मजम्मत की है. ठीक हो गया जी. शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए थे थोड़े घंटों बाद पेशावर. कहते हैं दाखिले का एक ही गेट, हमला आवर कहाँ से आया? IG का कहना है हो सकता है पहले से अंदर हो. सहूलतकार पुलिस लाइंस के अंदर का आदमी था, हमला आवर 2 दिन से वहीं रह रहा था, रेकी करके धमाका किया, ख्वाजा आसिफ का ये कहना है. ओके जी. इसके अलावा ISI के 2 अफसरों को शहीद करने वाला दहशतगर्द मारा गया. स्वाबी DI खान में 4 हलाक. कुर्रम एजेंसी में इदारों की मुश्तरका कार्रवाई. अफगानिस्तान फरार से कबल उमर नियाजी जख्मी हालत में गिरफ्तार, बाद में दम तोड़ गया. स्वाबी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों ने खुद को उड़ा लिया, 1 गिरफ्तार. DI खान में हलाक दहशतगर्दों से असलहा बरामद हो गया है. डॉलर मजीद ₹7 महंगा. धमाके के बाद स्टॉक मार्केट को भी धचका. IMF से आज मुज़ाकरात होंगे. और डॉन ने आज प्रोमिनेंस के साथ ये खबर शाया की है, सब्सिडी सिक्योरिटी कॉस्ट ऑन चॉपिंग ब्लॉक टू प्लेकेट IMF. और दिस इज इंटरेस्टिंग. इन्होंने बोला है कि जी सिक्योरिटी कॉस्ट, अब सिक्योरिटी कॉस्ट से क्या मुराद है आप ये समझ सकते हैं. सब्सिडीज तो चलें, IMF काफ़ी अरसे से कह रहा है, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि IMF अभी जिन तरक्की पजीर मुल्कों के साथ इस वक्त काफ़ी डील कर रहा है, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे प्रोमिनेंट मुल्क जो हमारी तरह का है वो इजिप्ट है. इजिप्ट भी इस वक्त एक बड़े IMF प्रोग्राम में है. वहाँ पे उन्होंने सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो डिमांड किया. अगर इस तरह की कोई डिमांड उन्होंने पाकिस्तान से कर दी तो फिर हम क्या करेंगे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सेनेटर्स डिमांड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन टेरर resurgence. Okay, Pakistan expects no interference in Russia ties. Bilawal Lavrov agree to pursue एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड एनर्जी कोऑपरेशन. कमाल की बात है, आज से 10 महीने 11 महीने पहले की ये बात है, फरवरी के महीने में, जहां पाकिस्तान रूस के हमले नहीं दौरे हो रहे थे और ऑयल खरीदने की बात हो रही थी और ये सब हो रहा था. उस वक्त हमें ये याद दिलाया जाता था कि जी रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होंगे. वॉइस नोट्स मुझे याद है व्हाट्सएप पर आया करते थे कि यार अमेरिका हम पे ये पाबंदी लगा देगा, वो लगा देगा. प्लस एक थ्योरी यहाँ पे प्रेजेंट की गई थी कि पाकिस्तानी और जो रशियन ऑयल है या रशियन क्रूड ऑयल पाकिस्तानी रिफाइनरीज जो है वो रिफाइन नहीं कर सकती. ये आर्ग्यूमेंट कहाँ गया जो अभी बातें चल रही हैं. मैं तो बड़ा हैरान हूँ. यानी हमारे एक दोस्त हैं वो बहुत बड़ा सऊदी अरब में फंड मैनेज करके आए माशाल्लाह. वो हमारे IBA के ग्रुप में हमेशा ये बात बोला करते थे कि ये ऐसी इमरान खान की बातें हैं, ये कुछ हो नहीं सकता. वो चुप है बिल्कुल, आजकल कोई जवाब ही नहीं आ रहा उनकी तरफ से. बिकॉज अगर ऑयल आज से 10 महीने पहले हम रिफाइन नहीं कर पा रहे थे तो हमने कोई रिफाइनरी में ऐसी कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किए या कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं किए कि आज हम रिफाइन कर पा रहे हैं उसको. समझ में नहीं आती है बात कि पता नहीं हो क्या रहा है यार. लेकिन खैर नहीं, आपको ले चलते हैं. इस वक्त हम जो बात में समझ में आ रही है वो ये है कि इस वक्त टाइम चेक है और फिर कमर्शियल ब्रेक है और मिलते हैं आपसे इसके बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है और थोड़े ही वक्त के लिए सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, लेकिन तख्ता मश्क बनाया है उन्होंने. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बना रहे हैं अपना और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं. और उनकी जिद जो है, जो मैंने आपको कहा था ना कि मिकी आर्थर मेरी जिद बन गया है, तो कुछ वही उनकी जो है ना मिकी आर्थर जिद बन गया है. नजम सेठी साहब का ये कहना है और उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए पूरे के पूरे सिस्टम को बदल दूंगा मैं, लेकिन मिकी तुझे लेकर आऊंगा मैं. और ऐसे ही लग रहा है कि मिकी यहाँ पाकिस्तान जो है शायद तैयार हो रहे हैं आने को भी और ना आने को भी. यानी बेसिकली कल ये खबर आई थी, माजिद भट्टी साहब जो जंग न्यूज से वाबस्ता है पाकिस्तान के आई थिंक स्पोर्ट्स सहाफियों में बहुत ही फ्रंट रो में जो जिन लोगों का शुमार होता है उनमें से एक हैं. उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि मिकी आर्थर जो हैं वो
वर्क फ्रॉम इंग्लैंड कोच बन जाएंगे, यानी वो बेसिकली इंग्लैंड से ही कोचिंग की जिम्मेदारियां देखा करेंगे और शायद सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए, जो हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट होगा, एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए ही वो पाकिस्तान की आके जिम्मेदारियां संभालेंगे. बाकी उनके जो 2ICs होंगे, जो सेकंड इन कमांड होंगे, वो यहाँ पे पाकिस्तान टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां जो है वो देख रहे होंगे. एक नए तरीके का एक तरीका लाए हैं नजम सेठी साहब. बेसिकली वो चाहते ही हैं, ऐसा लगता है कि सेठी साहब वांट्स टू टर्न बैक द क्लॉक, यानी वो हर चीज वही 5 साल पहले की लेकर आना चाहते हैं जिस वक्त वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो 2018 में छोड़कर गए थे. अब सिलसिला ये हो गया है कि इस पे 2 मुख्तलिफ खबरें आई हैं. जो खबर कल भट्टी साहब की थी और आज मैं देख रहा हूँ कि दुनिया न्यूज ने भी यही खबर जो है वो शाया की है, और वो ये है कि कौमी क्रिकेट टीम से हेड कोच के मनसब का खात्मा. मिकी आर्थर टीम डायरेक्टर बनने के लिए तैयार, सिर्फ हाई प्रोफाइल जिम्मेदारियों के दौरान ग्रीन शर्ट्स के साथ होंगे, और ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो बतौर नाइब कोच उनकी तकर्री की गई है. अगर आपको याद हो तो ये पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हुआ करते थे, कुछ सालों पहले छोड़कर चले गए थे. ये कुछ पेमेंट्स का भी तनाजा हुआ था. PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर भी कौमी स्क्वाड से, ये रेहानुल हक की बात हो रही है, वो कौमी स्क्वाड से मुंसलिक हो जाएंगे. इंतजामी उमूर, टीम के माहौल और दीगर मसाइल की निगरानी किया करेंगे. अच्छा जी, अब उसमें अच्छा ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि यार मिकी आर्थर जो हैं वो बाहर से बैठ के ये चीजें देख रहे होंगे. लेकिन दूसरी जानिब अगर आप बात करें तो हमारे जो समा टीवी के जो नुमाइंदे हैं अब्दुल कादिर ख्वाजा, वो भी बड़े अंदर की खबरें जो है ना वो लेकर आते हैं. उनका कहना इस हवाले से कुछ और है. वो ये कहते हैं कि कौमी टीम के जो हेड कोच होने वाले हैं, यानी हेड कोच का ओहदा बरकरार रहेगा. मिकी आर्थर ऑनलाइन कोचिंग नहीं करेंगे और जो जल्द पाकिस्तान में होंगे. ऑनलाइन कोचिंग की खबरें बेबुनियाद हैं. इसके अलावा उनका यह भी कहना है जी मिकी से बातचीत चल रही है और जल्द पाकिस्तान आके न्यूजीलैंड की सीरीज से ही वो कौमी टीम को ज्वाइन कर लेंगे. कहते ये हैं कि उनको हेड कोच के बजाय टीम डायरेक्टर लगाए जाने का इम्कान है, ये जराए का कहना. तो एक ही बात होगी. खैर, तमाम मामला तय पा गए हैं. 1 अप्रैल से अपने ओहदा संभाल लेंगे. मिकी आर्थर न्यूजीलैंड सीरीज में टीम के हमरा होंगे और वो ये कहते हैं कि डर्बी शायर की वजह से सिर्फ 1-2 सीरीज मिस करेंगे. अबे तो भाई यही तो बात भट्टी साहब ने भी की है कादर. बहरहाल जी, टीम मैनेजर मंसूर राना को भी बाय बाय किए जाने का इम्कान है और उनकी जगह जो है मिकी आर्थर ने रेहानुल हक का नाम तजवीज़ किया है. रेहानुल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे हैं एंड दिस इज गुड न्यूज बिकॉज रेहान इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, इसमें कोई शक नहीं है. और काफी सालों से आई थिंक, बल्कि बिल्कुल शुरू से वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है वो मुंसलिक हैं और इसके अलावा टेलीविजन पे प्रोग्राम्स वगैरह भी होस्ट करते हैं. ही वाज होस्टिंग द वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन ऑन A+ स्पोर्ट्स एज वेल. क्या नहीं, कौन सा चैनल है? A+ ही है नाम है, ए स्पोर्ट्स शायद, मेरा ख्याल से. या ओके जी, और क्या सीन है? और ये सीन है जी, एक और बड़ी मजेदार खबर आई है. कामरान अकमल पाकिस्तान जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए हैं. कामरान अकमल की सरबराही में सिलेक्शन कमेटी अंडर 19, अंडर 16 और अंडर 13 की टीमों का इंतखाब करेंगी. यानी ये लेवल है. देखें आप जरा, सिलेक्शन कमेटी में सोहेल तनवीर, आमिर नजीर, तैमूर खान, जुनेद खान, फैसल अथर, कैसर अब्बास और सनाउल्लाह बलोच शामिल हैं. माशाल्लाह. PCB ने कामरान अकमल की सरबराही में 8 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया. अबे पूरी क्रिकेट टीम ही ऐलान कर देते सेलेक्टर्स की, यार 8 रुकनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी. ये बेसिकली आपको पता है कि ये तरीके होते हैं नवाजने के लोगों को, पुराने दोस्तों को जैसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, तो यार इन सबको जरा एक लाइन में खड़ा कर दो, बिकॉज यार इनके पर्क्स एंड पैकेजेस होंगे, कुछ ना कुछ होगा सिलसिला. लेकिन बहरहाल कामरान अकमल को सिलेक्शन कमेटी, जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर देना. देखें फिर वही बात आती है कि ये अभी थोड़ी देर से पहले याद है खबरें आई थी कि कामरान अकमल को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का सरबराह जो है वो बनाया जा रहा है. यानी और अब वो जूनियर के सरबराह बन गए. यानी कहते हैं ना कि पाकिस्तान में यही फिर बात आती है कि यार पाकिस्तान में कभी कोई अफवाह नहीं होती है, वो अफवाह बेसिकली हकीकत ही होती है वो. सो ये कामरान की जो अफवाह आई थी वो दरअसल हकीकत ही थी. बट अब ये है तो अब क्या कर सकते हैं इसके हवाले से. ठीक हो गया, 8:12 हो चुके हैं. और इसके अलावा शाहिद आफरीदी कौमी क्रिकेट टीम के कोचिंग प्लान से लाइल्म, गैर मुल्की कोच ही क्यों जब मुल्क में बासलाहियत अफराद मौजूद हैं, ये कहना है शाहिद खान आफरीदी का. ओके. कौमी खवातीन टीम की ऑस्ट्रेलिया से जुनूबी अफ्रीका
जो है वो रवाना हो गई है, जहां पे विमेन टीम T20 वर्ल्ड कप में जो है वो शिरकत करेगी. जैसे कहते हैं यार, पाकिस्तान के मसला यही हो गया, पाकिस्तान को जो ग्रुप मिला है ना विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में, उसमें भारत और इंग्लैंड जो है वो भी शामिल हैं. सब बेचारियों का क्या होगा इस ग्रुप में, लेकिन खैर एनीवे. चलें जी, ये हो गई बात. और कोयटा में एक नुमाइशी क्रिकेट मैच होने वाला है. आपको पता चला होगा कि सेठी साहब पता नहीं किस धुन में थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच कोयटा के बुकटी स्टेडियम में जो है वो होगा. अब पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कहा कि भाई हमसे पूछ तो लेते हैं यार, हमारी टीमों को तुम खिला रहे हो, हमारे पास तो लड़के ही नहीं है कंप्लीट, हमारी स्पॉन्सरशिप की गेम है, हमारी किटें तैयार नहीं है, हम कैसे आपको जो है वो अपने खिलाड़ी हैंड ओवर कर सकते हैं. हमारे तो काफी सारे खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए गए हुए हैं और बांग्लादेश प्रीमियर लीग से खेलने में वापस नहीं आ रहे, बिकॉज उनके 8 फरवरी तक उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछ के उनके कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने साइन किए थे कि PSL जो है वो 13 से शुरू हो रही है, मिड ऑफ फरवरी से शुरू होगी, तो वो कैसे वापस आ सकते हैं. सो अब क्या हो गया कि जी प्लेयर्स आपके पास दस्तयाब नहीं है. आपने ये भी ऐलान कर दिया कि जी कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी आपस में खेल रहे हैं. यानी यार मैं तो खुदा की कसम हैरान हूं, यानी ये क्या कर रहे हैं यार ये लोग. अब वो दिखाते इस तरह हैं जैसे वो अख्तर लावा और वो शोएब शेख, शकील शेख जो हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, लगे हुए रात भर लैपटॉप पे बैठे हुए PCB को संभालने में. लेकिन आप जरा फैसलों की जरा आप लेवल चेक करें जरा आप. यानी टीमों का नाम ऐलान कर दिया, वो फ्रेंचाइज कह रही हम तो ऑन बोर्ड ही नहीं थे भाई, हमें तो पूछ तो लेते हैं हमसे कि हम जो है वो मैच खेलेंगे. वो सेठी साहब ने, अब वो खिलाड़ी नहीं अवेलेबल कर पा रहे, वो खिलाड़ी भी आने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. PCB ने बड़ी कोशिश की कि फ्रेंचाइज से बोले भाई अपने खिलाड़ी आप लेकर आए. उन्होंने कहा जी वो तो हमारे कहने, हमसे परमिशन लेके वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने गए थे. हाउ कैन आई कॉल देम. खिलाड़ी भी PCB को उनके जो है ना वो उनके एजेंट्स ने भी शायद उनको बोला हुआ है कि नहीं आपको इस तरह नहीं बुला सकते, आपके पास इस डेट का जो है ना वो एक NOC मौजूद है, सो आपको कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं अगर जो है वो इस पे कुछ. तो यार ये हमारे यहाँ ये इस तरह चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त. आप देखें यार, कामरान अकमल को सिलेक्शन कमेटी यार, जूनियर सिलेक्शन कमेटी यार, क्या बताएं यार कसम से यार. अभी ले चलते हैं आपको, क्या करें, ब्रेक की जानिब लिए चलते हैं भाई, और फिर ऐसा करते हैं कि अपना इंस्टा लाइव भी स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी देर में. अभी यार मूड खराब कर दिया पूरा यार. क्रिकेट तो सही चलने दो यार कम से कम यार, बाकी तो चीजें नहीं मैनेज हो पा रही, क्रिकेट ही चलने दो सही तरीके से, वो भी नहीं यार. तो ठीक है वो कर लेते हैं, और इसके अलावा ब्रेक पे जा रहे हैं. अभी मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर. प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. ऑलराइट, आतिफ कहते हैं चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता. एंड थैंक यू सो मच हमारे जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, और स्पेशली हमारे वो दोस्त जो इस वक्त इंस्टा लाइव पे भी साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच आप लोगों का. मेरी जैकेट देख के आप लोगों को शायद लग रहा होगा जैसे कि बहुत सर्दी है इस वक्त कराची में. नहीं यार, अब सर्दी कम होनी शुरू हो गई है. वैसे अब काफी काबिल बर्दाश्त जो है वो इस वक्त मौसम हो चुका है. बट बहरहाल काफी सारे लोगों को लग रहा है कि आप कामरान अकमल के चीफ सेलेक्टर, जूनियर सेलेक्टर बनने पर काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं. उससे बहुत सारी बातों के हैं. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम रियली एंग्री अबाउट राइट नाउ. बट हम क्या, भाई हमारे एंग्री होने से क्या फर्क पड़ता है यार. जो पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स हैं उन्हें कोई फर्क पड़ता है इस चीज के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है जब कमबख्ती आती है मुल्क में तो फिर कमबख्ती कामलियत के साथ आनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए. ओके जी, और वो कामलियत के साथ जब आएगी तो फिर उसमें ये चीजें भी होंगी. तो इसलिए हिम्मत है तो पास करें, वरना बर्दाश्त करें. तो बस बर्दाश्त कर रहे हैं यार, हम क्या कर सकते हैं. और बस जिस दिन वोट देने का वक्त आएगा उस दिन अपना फैसला हम सुना देंगे. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालता हूं मैं. और हैश सनराइज विद अदील जी डॉट कहते हैं व्हेन अनक्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड स्टार्ट रनिंग योर ऑफिस अफेयर बंद करवाएंगे, मेरा शो बंद करवाएंगे. इसके अलावा अर्शद घुमरो कहते हैं ओरिजिनल वर्जन ऑफ आहिस्ता आहिस्ता स्टिल ड्यू अदील भाई. हाँ, ओरिजिनल वर्जन ऑफ आहिस्ता आहिस्ता यार, ये अभी मैं एक सेकेंड अभी अयाज साहब को अभी मैसेज करता हूँ मैं, वरना मैं भूल जाऊंगा. पता है अभी मैंने उनसे इंग्लिश गाने को डलवाए, अरबी गाने भी डलवाए मैंने. मुसर्रत नज़ीर ओरिजिनल आहिस्ता, ठीक है ये आ गया, मैंने भेज दिया बस. ठीक है जी, अब अयाज साहब के कोर्ट में आ गई है बॉल. अयाज अबलो साहब हमारे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हमारी. इसके अलावा वसीम ताहिर कहते हैं भाई लास्ट 4 years में क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी बता दें, जब नहीं चिने दाई जा रही. आप भी हाजी साहब कंपनी की तरह सिर्फ मुस्बत खबरें देते थे, रिजल्ट का वेट करें तब तो जिम्बाब्वे तक से हारने बुरा नहीं माना जा. क्या लिख रहे हो भाई, मुझे जरा ठीक से लिख के भेज दो
कि कहना क्या चाह रहे हो. अच्छा, बाय द वे, आई एम वेरी हैप्पी. अब पता नहीं मेरे जो शो सुनने वाले हैं, आप लोगों को अंदाजा है कि मुझे मिकी आर्थर से किस लेवल की मोहब्बत है और मैं मिकी आर्थर को कितना अच्छा और बेहतरीन कोच, और मैं जाती तौर से ये समझता हूँ कि पिछली हुकूमत ने जो एक बहुत बड़ा जुल्म पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया था, वो 2018 में जो रजीम चेंज की थी, 2018 में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूरा थिंक टैंक तब्दील कर दिया था, जिसमें मिकी आर्थर को फारिग करना, सरफराज को टीम से निकाल के सारी कप्तानियों से बाबर को जो है वो कप्तानी दे देना, और फिर उसके बाद रिमेंबर मिसबाह उल हक हमारे हीरो से कैसे हमारे विलन बन गए. तो मुझे वाकई नहीं पता वसीम ताहिर, बिकॉज मुझे पता है आप बड़े नून लीग के सपोर्टर हैं, तो आप मेरी किसी बात पे क्रिटिसाइज ही कर रहे होंगे, क्योंकि मैं अब सेठी साहब को काफी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. मैं तो जो मेरा शो सुनते हैं उनको, आई मीन आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर वसीम खान. आई थिंक वसीम खान वाज अ वेरी नाइस प्रोफेशनल गाय, बट रिमूविंग सरफराज एंड रिमूविंग मिकी आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप, जिसके बारे में मैं हमेशा ये बोलता हूँ दैट पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप कोई इतना बुरा नहीं खेला था. अनफॉर्चुनेटली वो हम नेट रन रेट की बुनियाद पे, आपको पता है, सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन वो भी गलत हुआ था. और ये जो हो रहा है ये भी अजीब सी चीज हो रही है. आई एम हैप्पी विद मिकी रिटर्निंग, बट ये आधा तीतर आधा बटेर वाली क्या जो है ना वो सीन है. बहरहाल चलें जी, देखते हैं. हमारे पीसीबी के एक दोस्त का मैसेज आया हुआ है जो कि पता नहीं कब तक डाउनलोड हो रहा है, हो नहीं रहा, मुझे लग रहा है वहां से कोई रिस्पॉन्स आया है. लेट्स सी. डॉक्टर मोहम्मद अफजल का कहना है, डोंट यू थिंक दैट ऑल दीज चले हुए कारतूस whom the present government has appointed, example finance, PCB and other institution, have their vision and mind stuck in 2017-18. They never changed nor they did learn. आप 17-18 कहते हैं, ये they are stuck in 1990s. Seriously speaking यार, इसहाक डार साहब तो ऐसा लगता है कि उनकी भी दुनिया 2017 में खत्म हो गई थी, और अब यानी वो अपने आप को जो है ना वो अभी तक 2017 की एग्जाम्पल दे रहे हैं. अरे बाबा 6 साल हो गए यार, तुम पार्टी करके आ गए हो पाकिस्तान से बाहर. पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत चेंज हो गया है. अब यानी चीजें थी आपके जमाने की, स्ट्रक्चर और इकोनॉमी अब फर्क आ गया है, लेकिन नहीं, उस पर वो बात नहीं. बस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुतहज्जर हो चुकी है उनकी सोच उस जमाने में. ट्राइड. अच्छा चलें जी, ठीक है. ये अब आपको ब्रोस्ट पसंद नहीं आया हमारे दोस्त की दुकान का, तो फिर आपका मैं उन तक का मैसेज पहुंचा दूंगा. तलहा तारिक अली साहब. इसके अलावा अब्दुल हफीज कहते हैं, अदील अंकल, अब्दुल हफीज नहीं कहते, बच्चे कहते होंगे, अदील अंकल वी आर बैक फ्रॉम कराची, वी हैड अ ग्रेट टाइम, वी वेंट टू सी व्यू एंड दो दरिया, इट हैड बीन एन अमेजिंग टाइम. देखा कितना अच्छा शहर है मेरा, ऐसी बदनाम किया हुआ है आप लोगों ने. ठीक है, आपने बताया भी नहीं अदील अंकल को आप लोग कराची आए हैं यार, दिस इज सो सैड. व्हाट शुड वी कॉल यस्टरडे इस्लामाबाद हॉलिडे. अबे यार खुदा की कसम, कल तो यार यानी यार क्या क्या लिखा हुआ अल्लाह ने इन लोगों के नसीब में यार. इस्लामाबाद पूरा बंद कर दिया, पता शेख वहां से कट लिया, वो तो शेख रहीम यार खान से ही कट लिया. वो तो बल्कि ये भी कह रहा हूँ, मैंने सुना पता नहीं बैनर लगे हुए हैं, उन्होंने उतार दिए बैनर. अगर लगे हुए बैनर तो जरा तस्वीर शेयर कर दें यार. मुबारकबाद, वेलकम के अहलन व सहलन या शेख. शेख ने कहा खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम. वहीं से जहाज उसने घुमा के रहीम यार खान से निकल गए वो यार. यानी कुछ तो मेरी पिंदारे मोहब्बत का भरम रख यार, कुछ तो. क्या जबरदस्त मिसरा याद आ गया, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ. क्या बात है. मैं आई होप मैंने सही पढ़ा होगा, ये एमी अली साहब कंफर्म कर देंगे. आगे जी. जो ओरिजिनल गाना है जो मेहदी हसन खान साहब ने गाया, उसमें ये वाला शेर नहीं है. ये जो खान साहब लाइव जब गाते थे कहते हैं ना, उसमें ये वाला शेर जो है ना, उसमें ये वाला आया करता था, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ, कुछ तो मेरी पिंदार मोहब्बत का भरम रख. मैंने जब ये शेर पढ़ा था, मैंने सुना था पहली बार, तो मैं बाकायदा गया था और मैंने लुगत में जाके चेक किया था कि पिंदार का मतलब जो है वो क्या होता है. अब मैं नहीं बताऊंगा आपको, आप खुद जाके चेक कीजिए. ठीक है, हर चीज थोड़ी आपको मैं जो है ना वो निवाला बना के खिलाऊंगा मैं. बट बहरहाल चलें जी. ओके, मेरा ट्वीट क्यों नहीं शामिल करते राव अजमल, ये आपका ट्वीट पढ़ते हुए बात मैं ये सोच रहा हूँ. ज़ुएब कहते हैं, अगर आईएमएफ ने कहा कि डिफेंस बजट कम करें तो बॉर्डर पर हल्की फुल्की. अच्छा देखें, बस थोड़ा रहने दें यार, ये अब बंद करवाएंगे आप लोग शो. टुडे मार्क्स द 5th वेडिंग एनिवर्सरी. दानियाल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हैविंग 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, ब्लेस्ड विद द बेस्ट. माशाल्लाह भाई, कांग्रेचुलेशन बहुत बहुत दानियाल आपको भी. आज माशाल्लाह फारूक साहब की भी शादी की सालगिरह है और आपकी भी है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है. आप काबुल से वापस आ गए हैं, अभी भी आप काबुल में ही हैं. एंड इसके अलावा पीर ज़हीर साहब कहते हैं, वाह वाह नाइस सॉन्ग, बैक टू 90s यूनिवर्सिटी लाइफ. अच्छा, ये पहले के गाने की बात कर रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले जो है वो गाना चलाया था. अभी कौन सा वाला गाना ऑनेस्टली मैं भी भूल गया, लेकिन अच्छा ही गाना होगा कोई 90s का. अभी हमें पढ़ना है ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. आप लोग के और भी मैसेजेस हैं जो मैं बाद में ऑफ कोर्स शामिल करूंगा. हमारा इंस्टा लाइव भी जो है साथ साथ चल ही रहा है, जाहिर है. और इसके अलावा हमारी बाजी का भी एक मैसेज आया है. आमतौर से हम सरकारी जो इदारे होते हैं उनके बारे में हम खराब बातें ही कर रहे होते हैं,
लेकिन एक सरकारी इदारे का बड़ा जबरदस्त फीडबैक उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने कहा मैं शेयर करूंगा वो. ठीक है जी, वर्जन है, वरना मैं नहीं चलाता. मैं इसका जो है ना वो ओरिजिनल वर्जन जो है वो मैं चलाता. मैं यही समझ के मैंने अभी चलाया था. लेकिन बहरहाल ब्यूटीफुल सॉन्ग जो भी है जी, खमाज और शफ़क़त अमानत अली, ओरिजिनली फ्यूजन एंड ब्यूटीफुल. होप यू गाइस एंजॉय दैट. ऑलराइट, चलें अभी हमारे इंस्टा लाइव पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी बोरी कुजीन के हवाले से, बोरी खाने के हवाले से, और भूख बेदार हो गई. अच्छा, डॉक्टर फरा कहती हैं क्या बोरी कुजीन लाहौर में नहीं मिलता? मेरा नहीं ख्याल कि बोरी खाना जो है वो लाहौर में मिलता है. बोरी कम्युनिटी एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड इन कराची. कराची में भी मखसूस इलाकों में कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ पे कुछ है रेस्टोरेंट्स वगैरह एंड ऑल. बट यार कम ऑन यार, कोई बोरी एंटरप्रेन्योर बताए ना सही खाना. अब महंगा रेस्टोरेंट नहीं यार, मुझे पता है एक महंगे रेस्टोरेंट का आप नाम बताएंगे, वो बड़ा मशहूर है, मुझे वहाँ नहीं जाना महंगा खाना खाने. सस्ता खाना बताएं आपका भाई, ताकि जाए खाए बोरी कुजीन. ओके, चलें आगे बढ़ते हैं भाई. जल्दी से बात करते हैं आईएमएफ के हवाले से. आईएमएफ ने जो है वो अपनी क्वार्टरली दुनिया की मईशत के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक उनकी रिपोर्ट होती है, और उन्होंने दुनिया की मईशत के हवाले से जो है वो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है. और ये इससे पहले अक्टूबर में ये रिपोर्ट आई थी, और अक्टूबर में जो उनकी ये रिपोर्ट आई थी वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग किस्म की रिपोर्ट थी. यानी वो रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो रहा था कि यार दुनिया की इकोनॉमी की जो है ना बिल्कुल तबाही फिरने वाली है. लेकिन ये जो अब रिपोर्ट आई है, जो कि उन्होंने जनवरी के महीने में रिलीज, बल्कि आज अलग सुबह ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई है, उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि आईएमएफ इज नाउ गेटिंग ऑप्टिमिस्टिक, यानी एक पुरुम्मीद किस्म की वो रिपोर्ट है. ज्यादा आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के हवाले से कोई उम्मीद की खबरें नहीं है उसमें. लेकिन सुने, वो दुनिया की ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, वो पुरुम्मीद है. दो बातें उनको जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो इत्मीनान बख्श लग रही हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को. नंबर 1, दुनिया की जो ग्रोथ रेट है, उनको लगता है कि जो उनको लग रहा था कि 2023 में 2.7% से इंटरनेशनल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी ग्रो कर रही होगी, उन्होंने अपनी अब एक्सपेक्टेशन को अपवर्ड कर दिया. सो दे आर सेइंग नॉट 2.7, इट विल बी 2.9%. यानी उनकी एस्टिमेशन से पिछले क्वार्टर के मुकाबले में दुनिया की इकोनॉमी अब तेज ग्रो कर रही होगी. दो वजूहत उन्होंने बताई. दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी जो है, अमेरिकन इकोनॉमी तमाम तर अपने प्रेशर के बावजूद, तमाम तर इंटरेस्ट रेट के इजाफे के बावजूद, उसका जो ग्रोथ रेट आया है वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया है. इवन दो मैं प्रोफेसर स्टीव हैनके को मैं सुबह सुन रहा था. अब ये प्रोफेसर स्टीव हैनके, पता नहीं आप फॉलो करते हैं इनको ट्विटर पे या नहीं, वो इमरान खान के, वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, पता नहीं कौन, वो प्रेसिडेंट रेगन के साथ वो उनके एडवाइजर हुआ करते थे, इकोनॉमिक एडवाइजर. मैं समझता था कुछ जाली अकाउंट है, और वो तो असली बंदा निकला. और वो तो आज सुबह बिजनेस मैटर्स में बीबीसी पे आ रहा था, प्रोफेसर स्टीव हैनके. मैं तो घबरा गया, मैंने कहा तेरी, वरना इस तरह जो कसीदा गोई कर रहे होते हैं पाकिस्तानी लीडरान के, वो जाली अकाउंट ही होते हैं. लेकिन प्रोफेसर स्टीव हैनके तो असल प्रोफेसर निकले. तो उनको मैं सुबह सुन रहा था, वो ये कह रहे थे यार अमेरिकन इकोनॉमी ने जितना अच्छा परफॉर्म कर लिया हो, मनी सप्लाई इज बीन गोइंग डाउन. बल्कि कहते हैं कि दिसंबर में तो मनी सप्लाई हैज गॉन डाउन बाय मोर देन 1%, जो कहते हैं बहुत ही अनयूजुअल बात है. बेसिकली उनका कहना यह है दैट द अमेरिकन इकोनॉमी विल हेड टू अ रिसेशन. आईएमएफ को ऐसा लग रहा है, बाजार नहीं लग रहा, लेकिन आईएमएफ इज आल्सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ओपनिंग अप ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी. यानी चाइना की इकोनॉमी जिस तेजी के साथ एक बार फिर से खुली है, उससे वो ये कहते हैं कि चाइना इज डूइंग वेल. लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा था यार, ये ना ये बायस्ड होते हैं, ये जो गोरे हैं ना, ये चाइना के मामले में. अब चाइना ने इकोनॉमी खोल ली है. वो जो कोविड का एक फेज था, 1.5 महीने में उन्होंने अपनी आधी पॉपुलेशन को कोविड लगा के उन्होंने कहा चलो बेटा अब न्यू ईयर आ गई, छुट्टी खत्म, अब काम पे आ जाओ. अब आप देखिएगा चाइनीज जरा गेम ऑन करेगा. उससे यार हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज चाइनीज आर गोइंग टू डिमांड मोर ऑयल नाउ एंड गैस. तो उससे क्या होगा कि यार हमारी पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो मजीद बढ़ सकती हैं. नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 क्या है? अमेरिकन एंड चाइनीज इकोनॉमी आर डूइंग बेटर. सही है. नाउ व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2? द पॉइंट नंबर 2 इज दैट इन्फ्लेशन, द ग्लोबल इन्फ्लेशन. आईएमएफ का ये कहना है कि जो दुनिया भर की इन्फ्लेशन है वो अपने पीक को टच कर चुकी है. यानी द इन्फ्लेशन इज नाउ गेटिंग अंडर कंट्रोल. हियर आई जस्ट पुट अ फुल स्टॉप. मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक फुल स्टॉप, और उसके मैं ये बताता हूँ कि ये दिस लाइन डज नॉट अप्लाई टू पाकिस्तान. बाय द वे, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वी हैव फेल्ड इन आवर एफर्ट्स टू कंटेन इन्फ्लेशन. द इन्फ्लेशन इज नॉट कमिंग इन कंट्रोल. और ये जो हमने अहमकाना हरकतें की हैं पिछले 4-5 महीने में, डॉलर पैक लगा के ये सारी चीजें करके, इससे एक टाइडल फ्लो आना है हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का. ऑलरेडी आप गाड़ियों की प्राइसेस और इन सब में ये चीज नजर आ रही है. लेकिन अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है. अभी आप देखिएगा ये पाकिस्तान में एक और टाइटल वेव आनी है इन्फ्लेशन की. तो हमारा अभी तक इन्फ्लेशन पीक नहीं हुआ है. वेयर विल आर इन्फ्लेशन पीक? विल इट बी 30%, 33%?
35%. It's anybody's guess right now. लेकिन IMF का ये कहना है कि दुनिया की अगर हम बात करें, if we talk about the world, तो वहां पे IMF इन्फ्लेशन जो है वो पीक कर गया. तो उनकी ये रिपोर्ट आई है, थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट है. बर्तानिया की काफी खिंचाई की है उन्होंने कहा जी बर्तानिया will be the only G7 nation in 2023 to shrink. बाकी सारे G7 कंट्रीज जो हैं इकोनॉमीज तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ग्रो करेंगे. अमेरिकन तो खैर दे हैव बीन डूइंग रियली वेल, लेकिन यूके की इकोनॉमी जो है दैट्स गोइंग टू श्रिंक. यहाँ पे इन पे बुराई आई हुई है काफी यूके पे. ये बोरिस जॉनसन भी काफी अनपॉपुलर आदमी हो गया. मैं अभी सुबह सुन रहा था, मुझे उससे अंदाजा हुआ है. बहरहाल चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. भाई आज का तो मेरा जो इंस्टा लाइव हो गया ना प्रोग्राम, वो तो हमारी बोरी कम्युनिटी के नाम हो गया, बिकॉज आज यही डिस्कशन चल रहा है, बोरी कुजीन पे बात चल रही है, बड़ी मजेदार. एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने प्रोग्राम जो है वो अभी ट्यून इन किया. और भाई हमारी बाजी का मैसेज आया फिर दोबारा से, कह रही है तुम मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहे हो. अच्छा, उनका मैसेज जो है ना वो ये है कि उनका मैसेज ये है कि भाई वो शी वांट्स टू सेंड अ शाउट आउट टू द चेयरमैन पाकिस्तान स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान. वो कह रही है कि यार तुम्हारे शो में हर वक्त लोग कह रहे होते हैं सरकारी इदारों में कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा. तो कह रही है कि उनका जो है हमारी बाजी ओवरसीज पाकिस्तानी है, शी इज अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी. आपको पता है पिछली गवर्नमेंट के दौर में तो बड़े चहीते लोग हुआ करते थे, लेकिन वो ये कहती हैं कि उनकी ना एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी काफी अरसे से जो है ना फंसी थी, बहुत बड़ी माशाल्लाह. हमारे बहनों ने बड़ी पॉलिसी ली हुई थी, जो कि पता नहीं वो शायद कुछ 2 नंबर ही उनके साथ हो गई थी, तो वो कई $1,000 उनके फंस गए थे. तो ये चेयरमैन स्टेट लाइफ कॉर्पोरेशन है जिनका नाम है मिस्टर शुएब जावेद हुसैन साहब, वो एक ऑनलाइन खुली कचहरी करते हैं. और बाजी को हमारे एक दोस्त ने बताया कि भाई आप जाएं और उस ऑनलाइन खुली कचहरी में जाके जो है अपनी कंप्लेंट आप वहां पे लेकर जाएं. बाजी वहां पर लेकर गई और यार वो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई. वो तो बल्कि ऐसा था, वो डेड केस था, लाइक बिल्कुल मर चुका था वो केस. उन्होंने कहा, जो उन्होंने जब मालूम किया था कि ये बिल्कुल गेम ओवर हो चुकी है ये, लेकिन पता ये चला है कि उनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना. बाजी सो हैप्पी एंड शी सेड यार तुम्हें ये ऑन एयर इनका शुक्रिया अदा करना है कि लोग सिर्फ ना मायूसी फैला रहे हैं पाकिस्तान के बारे में कि कुछ नहीं काम हो रहा, कोई सरकारी. अभी बेसिकली उनके जहन में आया कहां से था, अभी किसी ने कुछ दिनों पहले ये सवाल पूछा था कि नेम एनी सरकारी ऑफिस जो कि काम हो रहा है जहाँ पे. आई नो हो सकता है आप में से और लोगों की स्टेट लाइफ रिलेटेड कंप्लेंट्स हो एंड कुछ भी हो, लेकिन हमारी बाजी का क्योंकि एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा थोड़ी पॉजिटिव बात भी किया करो यार, पूरे दिन रोते रहते हो शो में बैठे हुए. तो इसलिए मैंने सोचा कि ये आपके साथ जो शेयर किया जाए. तो शोएब साहब का बहुत शुक्रिया कि आप ऑनलाइन, यार इंटरेस्टिंग बात है, कंपनी का चेयरमैन जो है, सरकारी कंपनी का चेयरमैन एक ऑनलाइन खुली कचहरी करते हैं और उसमें जो भी कंप्लेंट हो वो लोगों के वहीं सोल्यूशंस जो है वो दे रहे होते हैं. बिकॉज हमारी बाजी का जो है वो केस उनको लगता था कि इट्स अ डेड केस खलास, लेकिन वेरी नाइस. चलें जी, ग्रेट, थैंक यू सो मच. हमारे वो तमाम दोस्त जो कि मुझे बोरी रेस्टोरेंट के बारे में बता रहे हैं. काशिफ, थैंक यू सो मच. काशिफ, ओए होए 52 थाली रेस्टोरेंट, ये यार यही मेरा यही लग रहा था, मुझे यही वाला लग रहा था. और कौन है, इमरान ने वही, इमरान भी यही वाला बता रहे हैं यार, जबरदस्त गेम है. ऑलराइट. इसके अलावा हारिस कहते हैं हैव यू अनाउंस्ड फरवरी सनराइज. नहीं जी, हमने फरवरी सनराइज एक्टिविटी चैलेंज अभी नहीं बताया. हमारा जनवरी का जो 50 किलोमीटर वाला चैलेंज था माशाल्लाह, उसके रिजल्ट अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं. मैंने कल इनकरेज किया था नाम लेके लोगों को कि आप लोग जो हैं जिन लोगों को 50 की जो 30-40 किलोमीटर के ऊपर आ चुके हैं, वो अगले 2 दिन में इसको जो है वो खत्म कर सकते हैं और इस चैलेंज को मुकम्मल करें. और आई एम प्रीटी श्योर वी विल क्रॉस 50-55 पीपल हु वुड हैव क्रॉस, इवन दो तकरीबन कोई 300-350 लोगों ने गालिबन इस पर रजिस्टर करवाया था या दे वांटेड टू टेक पार्ट इन दैट. कुछ दोस्तों ने तो जहमत ही नहीं की, कुछ को सर्दी बहुत लग रही थी, लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं जो लाहौर की शदीद सर्दी के बावजूद उन्होंने चैलेंज पूरा किया. और ना सिर्फ चैलेंज पूरा किया, जबरदस्त चैलेंज पूरा किया उन्होंने कहा देंगे जी इतने ठंडे तो के बावजूद काम हो गया पूरा. तो हम कल इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, कितने हमारे कामयाब हुए, क्या हुआ. और फरवरी का जो नया चैलेंज है थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे इस बार, जो हमारी थोड़ी बहुत लर्निंग हुई है उसके हवाले से. सो गुड हो गया. आज हमारे एक दोस्त का भी, एक हमारे और दोस्त का भी, सोहेल साहब का भी सुबह मैसेज आया हुआ था, देखो यार तुम्हारी वजह से मैंने कर लिया ये चैलेंज, तैयार कर थोड़ा बहुत कर ही लिया उन्होंने कंट्रीब्यूट. तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अब जो चैलेंज मैं करने वाला हूँ ना वो जरा अवामी चैलेंज होगा, वो अवामी चैलेंज, उसमें जो हम टास्क रखेंगे ना वो जरा अवामी होगा. सो ये वाला सीन है. ठीक हो गया. और क्या सीन है, 8:56 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड
गुड है यार, इसकी गूगल रेटिंग तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलो ठीक है. आज सुबह मैंने बात कर ली थी 747 के हवाले से, वो अच्छी खबर थी यार, वो आप लोग भी देख लीजिएगा. आखिरी ये सुबह काफी तफसील से इस पे बात कर ली थी. आखिरी 747 जो है वो बन गया है और वो असेंबली लाइन से जो है वो निकल गया है और एक अहद का इख्तिताम हो गया है. दुनिया का सबसे मकबूल तरीन जहाज जो हुआ करता था, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, दैट हैज कम टू एन एंड नाउ. अब वो जहाज उड़ता तो रहेगा, जाहिर है बोइंग उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा आइंदा कई दहाइयों तक, जाहिर है, बिकॉज ये जहाज तो आपको पता है एक दफा बनता है तो कितने साल चलता है. लेकिन 1969 में इस चैप्टर का आगाज हुआ था बोइंग 747 का, और अब वो आके जो है वो बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा है. सो एविएशन में एक बहुत बड़ा बाब था जो आज बंद हो गया है. आपको पता है कि जरा लोगों का जो अंदाज है ट्रैवल करने का, जो एयरलाइंस की जो प्रेफरेंसेस हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स मोर एफिशिएंट इंजन्स नाउ. 747 हुआ या A380 हुआ, दे वर वेरी हैवी एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल. लेकिन जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब आप एविएशन की बात करते हैं और आप ये सोचते हैं कि जो लैंडमार्क जहाज थे ना दुनिया के, यानी जिनका दे रियली सेट द टोन, कॉनकॉर्ड हो गया, ये DC-10 हुआ करता था, एक उसकी टेल पे उसके एक इंजन लगा हुआ होता था, एक एग्जॉस्ट होता था वहां पे. लाइक क्या जहाज थे यार, क्या जमाने थे. बट ये है जबरदस्त. ओके चलें जी, बहुत अच्छी बात है. काशिफ साहब ने मुझे दावत दे दी है. अब मैं इस बोरी रेस्टोरेंट में आऊंगा और काशिफ साहब की इस दावत से जो है वो मैं लुत्फ अंदोज होऊंगा. तो प्लान करें. मैं तो आजकल फुल तैयारी में हूँ, कोई बुला ले मुझे, इतना फारिग होता हूँ मैं आजकल. और मैं देख लें, सब जानते हैं, मना भी नहीं करता आजकल किसी को. अजय आदिल भाई इधर अभी आ गया, ये आ गया उठ के. अबे यार आई एम सो सॉरी यार. अपना रिजवान भाई, अडानी ग्रुप पे बात करनी थी मुझे यार तफसील से यार, भूल गया मैं. अब तो टाइम ही नहीं है, 1 मिनट रह गया. अडानी ग्रुप पे बात नहीं कर रहा है, कल करेंगे यार. मुझे 8 बजे याद दिलाएगा यार रिजवान साहब, 8 बजे इंशाल्लाह. कल जरा अडानी पे तफसील से बात करते हैं, क्योंकि वो गेम काफी ऑन हो गई है यार. वो है उससे ना खलबली फैली हुई है इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन कैपिटल मार्केट में. बाय द वे इंडिया का आज बजट जो है वो प्रेजेंट हो रहा है. सो उसकी भी, बजट से पहले की भी जो एक्साइटमेंट होती है वो इस बार नहीं है अडानी की इस रिपोर्ट की वजह से. ओके जी आदिल भाई, क्या ठीक चल रहा है यहाँ? कोई इदारा रह तो नहीं गया? नहीं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अच्छे इदारे हैं यार, ऐसी भी कोई बात नहीं है यार. चल रहा है, ये मुल्क चल ही रहा है, किसी ना किसी चीज में कुछ ना कुछ चल ही रहा है भाई. इतना भी कोई ऐसा सीन नहीं है. अच्छा जी, बाकी लोगों ने तस्वीरें शेयर की हैं मेरे साथ इस्लामाबाद की, जहाँ पे वो शेख अल नाह्यान के बैनर्स लगे हुए हैं. यार मैं ये कह रहा था, अल नाह्यान साहब इसके पैसे ही वापस कर दें हमको यार, कि यार आपके इस्तकबाल के लिए हमने इतने बैनर्स लगाए यार, हमने वॉल बैनर्स लगाए और इसके अलावा जो है वो हमने ब्रिज पैनल्स लगाए वहाँ पे एंड ऑल सारे. यार आप पैसे ही इसके दे दें यार हमको यार, खर्चा हुआ है यार. लेकिन नहीं, छुट्टी दी हमने पूरे मुल्क की, अपनी पूरे कैपिटल अपना बंद कर दिया हमने आपके लिए, बादशाह सलामत या शेख. तो यार शेख में धोखा दे दिया यार हमारे साथ यार, ये ना किया करें यार. इतना एक तो हम वैसे हम मुफलिस हैं, उस पर आटा भी गीला करके चले गए हमारा. लेकिन खैर चलें जी गाइस, किस्मत है अपनी, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा गाइस. इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात आप लोगों से. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM.